तो अपन ने रिलेटिव मोशन के बारे में बेसिक बात करी थी, फिर अपन रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन सीख रहे थे और अपन ने ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है। उसमें कुछ मोशन कैसे लिखते हैं, क्या कैसे होता है ना। उसमें कुछ और सिचुएशंस आपको कई बार फील होंगी, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, लोग इसका आंसर ऐसे सोचेंगे। एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, वो ऊपर जा रही है, एक इंस्टेंट पे वो ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसका एक्सेलरेशन भी ऊपर है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये लिफ्ट का की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है एट एन इंस्टेंट। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लिफ्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। लिफ्ट के अंदर एक इंसान है, जिसके हाथ में एक कॉइन है ना। तो द पर्सन drops the coin with respect to him। कई बार ये with respect to him नहीं भी लिखा हो सकता है ना, सीधा लिखा होगा तो पर्सन ड्रॉप्स द कॉइन। कॉइन है भाई, कॉइन कॉइल नहीं है, कॉइन है। द पर्सन ड्रॉप्स द कॉइन, है ना। और एक दूसरा ऑब्जर्वर है, बाहर बैठा हुआ है जमीन पे, है ना, ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है, और ये ऑब्जर्वर लिफ्ट में। ये लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके अंदर एक आदमी है, आदमी के हाथ में कॉइन है, आदमी कॉइन को जस्ट रिलीज करता है। द पर्सन ड्रॉप्स द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू हिम। ठीक, तो आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू, इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। विथ रिस्पेक्ट टू person A, find velocity and acceleration of the coin with respect to person A just after dropping। just after dropping, just drop करने के बाद person A के रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन वही सेम, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बी जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग। मतलब ड्रॉप करने के ठीक बाद ए के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या लिखें। ड्रॉप हो चुका है ना, उसके हाथ से वो रिलीज हो चुका है, तो ड्रॉप होने के ठीक बाद ए के रिस्पेक्ट में उस स्टोन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, और ड्रॉप होने के ठीक बाद बी के रिस्पेक्ट में, बी जो जमीन पे बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में उस कॉइन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। सोच के अपना आंसर कॉपी पे लिखिए, चैट बॉक्स पे लिखने के लिए नहीं, अपना आंसर कॉपी पे लिख के रखिए। तो चार वैल्यूज, और मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा है, मतलब अपने को डायरेक्शन के साथ बताना है कि वी कहाँ ऊपर या नीचे, ए कहाँ ऊपर या नीचे, दोनों केसेस में। मतलब चारों वैल्यूज में आपको साथ में साइन भी लिखना है कि ऊपर या नीचे, अपवर्ड या डाउनवर्ड। लिफ्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे दिया हुआ है, तो पूछा है कि उसी इंस्टेंट पे क्या होगा। लिफ्ट वाले जो इंसान है ए, उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, और बाहर वाले जो जमीन पे बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं अभी से सोचने के लिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सब लोग सोच लो, सुनो ध्यान। सबसे पहले तो रीड करेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि द पर्सन ड्रॉप्स द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू हिम,
और यही तो है लिफ्ट के अंदर वाला ऑब्जर्वर। तो इसने अपने रिस्पेक्ट में इस कॉइन को ड्रॉप किया है। इसका मतलब स्पीड ऑफ कॉइन, कॉइन को मैं सी लिखता हूं, है ना, स्पीड ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ए ने अपने रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में तो कॉइन की वेलोसिटी 0 है। ए के रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी क्या है? 0। अंदर तुम सोच के देखो, तुम एक डब्बे में बंद हो और तुमने अपने हाथ से एक कॉइन रिलीज किया, तो t इक्वल टू 0 पे तुम्हें कॉइन की वेलोसिटी क्या दिखेगी? 0। क्योंकि तुम तो, और डब्बा बंद है, तुम्हें कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे हाथ में एक कॉइन था, तुमने हाथ से कॉइन को रिलीज किया, तुम्हें क्या दिखेगा? t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0, क्योंकि रिलीज करने का यही मतलब होता है। अच्छा, पहली चीज ये थी। दूसरी चीज, किसी भी चीज को रिलीज करते ही वो एयर में आ गया, है ना, तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब उसका एक्सेलरेशन सिर्फ g डाउनवर्ड होगा सॉरी, और कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जैसे ही वो कॉइन को रिलीज करेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, बी के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये कॉइन का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि भाई जानते हैं कि कोई भी चीज जैसे हवा में आती है, अभी तक अपन पूरी मोशन जमीन से ही तो सॉल्व किया करते थे। तो अगर जमीन पे बैठे आदमी को दिखेगा कि कोई भी चीज जैसे हवा में आई है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g डाउनवर्ड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। दोनों क्वेश्चन के एक एक पार्ट का आंसर आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आदमी अपने रिस्पेक्ट में कॉइन को रिलीज करता है, तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी क्या होगी? 10, 0। क्योंकि कॉइन हवा में आ चुका है, तो जमीन पे बैठे आदमी को कॉइन का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? g डाउनवर्ड। अब अपन बाकी के पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए पर्सन जो कहाँ है? लिफ्ट के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी का तो आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 0। और एक्सेलरेशन, तो कॉइन का एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में, क्या ये रुका हुआ है या खुद एक्सेलरेटेड है? तो बेटा ये लिफ्ट में है और लिफ्ट खुद से एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ, तो अपन मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन निगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में कॉइन का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। यही लिखते हैं फॉर्मूला, acceleration of coin with respect to a equal to acceleration of coin minus acceleration of a। acceleration of coin कितना है? 10 downwards minus 10 minus acceleration of a, वो कहाँ है? 2 upwards, तो 2, तो उसको acceleration कितना दिखेगा? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसको दिखेगा कि कॉइन 12 से नीचे जा रहा है, 12 के एक्सेलरेशन से। ए वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा कि कॉइन रेस्ट से स्टार्ट हुआ और 12 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। एक तरीका ये, दूसरा आपको मैंने सीधा सोचना दिखा रखा है कि बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना है? ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अपना एक्सेलरेशन उल्टे में देखेगा, उल्टे में मतलब -2 और हो गया। अब बी के रिस्पेक्ट में सोचो, तो बी के रिस्पेक्ट में कॉइन का एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी पता है, और वेलोसिटी क्या होगी वो मैं आपको लिखना पहले सिखा चुका हूँ। अगर कोई चीज किसी मूवी प्लेटफॉर्म से रिलीज होती है तो उसको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से अगर लिखूं, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी, यही पूछा है ना, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, बी के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सॉरी, बी के रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो अपने को क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ए को मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है? 0, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या था उस टाइम पे? 10, तो -10। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन क्या आ गया? +10 मीटर पर सेकेंड। ये कॉइन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आई? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रिस्पेक्ट में आई? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो ग्राउंड पे बैठा है।
विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सी बात, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछना या बी के रिस्पेक्ट में, एक ही बात है, क्योंकि बी को हमने कहाँ बिठा रखा है, ग्राउंड पे। तो बी पार्ट का आंसर तो मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूँ। याद करो कि जब कोई चीज किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से रिलीज होती है या ड्रॉप होती है, तो उसको देखो वेलोसिटी ट्रांसफर होती है। देखो यहीं सी फॉर्मूले से उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अंदर वाले आदमी ने उसको रिलीज किया, मतलब वो 10 से ऊपर जा रहा था उसके साथ साथ। और एसिलेशन तो अपन जान ही चुके हैं, कोई भी चीज जब रिलीज होती है तो उसका एसिलेशन कितना होता है, जी डाउनवर्ड्स। ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल सा सवाल था कि ये चीज अगर सिंपली लिफ्ट के अंदर से इसको ड्रॉप किया गया, है ना, लिफ्ट के अंदर ड्रॉप किया गया, तो अगर लिफ्ट के अंदर वाला ऑब्जर्वर देखेगा तो उसके लिए u इक्वल टू 0 और एसिलेशन 12 डाउनवर्ड्स। लिफ्ट के बाहर वाला ऑब्जर्वर देखेगा तो उसके लिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 और एसिलेशन नीचे की तरफ 10। वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 और एसिलेशन नीचे की तरफ 10। पता है क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए ना कि मान लो उसके हाथ की हाइट दे दे, कि उसका हाथ कुछ मान लो 1 मीटर की हाइट पे है, कॉइन कितने टाइम में जमीन को हिट करेगा, तो इसका आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। अंदर बैठे आदमी को दिखेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, अंदर बैठे इस ए आदमी को दिखेगा कि इसने कॉइन ड्रॉप किया और कॉइन जमीन से जाके टकरा गया। ऐसा दिखेगा ए को, इसने कॉइन ड्रॉप किया, कॉइन जमीन से जाके टकरा गया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, एक्सेलरेशन क्या था, 12 नीचे की तरफ। तो ये इक्वेशन लिखेगा कि ये हाइट इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन 12 इंटू टी स्क्वायर, ये टी निकाल लेगा। बाहर बैठे आदमी को क्या दिखेगा, बाहर बैठे आदमी को क्या दिखा कि कॉइन को वेलोसिटी ऊपर मिली, कितनी, 10, और एक्सेलरेशन नीचे मिला। तो बाहर बैठे आदमी को दिखेगा कि कॉइन ऊपर गया और नीचे आ रहा था, इतने ही टाइम में लिफ्ट भी ऊपर गई और दोनों कहीं मिले। बाहर बैठे आदमी को दिखेगा कि कॉइन यहाँ से ऊपर गया थोड़ा सा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर थी 10, और नीचे आया यहाँ कहीं। इसी ड्यूरिंग लिफ्ट भी कुछ ऊपर आई, क्योंकि इसके लिए लिफ्ट भी मूव कर रही है, और दोनों टकरा गए। तो सोचो मोशन कॉम्प्लिकेटेड दिखी। अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने बैठूं तो मोशन इज कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर मैं इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने बैठूं तो मुझे क्या दिखेगा कि इसने ड्रॉप किया और टक्कर हो गई, सिंपल। तो सीधा मैं लिखूंगा ये h इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, सवाल खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था ना, रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आसान होता है। इस क्वेश्चन को ग्राउंड की फ्रेम से सॉल्व करना, सोचो क्या लिखते कि मान लिया टी टाइम के बाद टक्कर हुई, तो टी टाइम में ये कुछ ऊपर जाता, कितना जाता, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते और फिर उसको उसकी बीच की हाइट से इक्वेट करते दोनों के डिफरेंस को। ये डिफरेंस है दोनों में, कि उस जमीन वाले को दिखता कि ये ऊपर जाके नीचे आया यहाँ तक कहीं, उतने टाइम में लिफ्ट भी थोड़ी सी ऊपर आई और फिर टक्कर हुई, क्योंकि लिफ्ट भी, इसके लिए तो लिफ्ट भी चल रहा है, कॉइन भी चल रहा है। पर लिफ्ट के अंदर बैठे आदमी के लिए सिर्फ लिफ्ट चल रही, सिर्फ कॉइन चल रहा है, लिफ्ट तो रुकी हुई है। तो उसको दिखेगा उसने कॉइन को रिलीज किया और कॉइन यहाँ आके हिट कर दी। जैसे मैं इस पे बेसिक सवाल देता हूँ, देखना कि मान लो, तो ऐसे क्वेश्चन ना अपन हमेशा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि आसान है? एक लिफ्ट है, वो ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, मान लिया इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कुछ v है, किसी v वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। कहते हैं कि यहां से ना एक बोल्ट रिलीज होता है, लिफ्ट की छत पे बोल्ट लगी होती है ना, और लिफ्ट की हाइट दे रखी है तुम्हें, लिफ्ट की हाइट मान लो तुम्हें दे रखी है 1.2 मीटर, ये लिफ्ट की हाइट, दिस इज हाइट ऑफ द लिफ्ट, और अपने को जी मानना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुमसे कहा गया है कि at t equal to 0 a bolt drops from the roof of lift, at t equal to 0 bolt drops from roof of the lift। तो आपसे पूछा है find time after which
बोल्ट विल हिट द फ्लोर, कितने टाइम के बाद ये बोल्ट फ्लोर को हिट करेगी। अब सुनना ध्यान से, सोच के देखो, मैं जमीन से तो सॉल्व ही नहीं करूंगा, जमीन से सॉल्व करने में क्या दिक्कत आएगी। सुनना, पहले मैं जमीन से बस बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब ये बोल्ट रिलीज होगा तो मान लेते हैं ये लिफ्ट किसी v स्पीड से जा रही होगी, जो नहीं पता है। तो अगर लिफ्ट v से जा रही होगी तो ये बोल्ट भी ऊपर v से जा रहा होगा। तो जमीन के रिस्पेक्ट में बोल्ट को ऊपर वेलोसिटी मिलेगी v, बोल्ट का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ 10, तो बोल्ट यहाँ से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, क्योंकि उतने टाइम में लिफ्ट भी ऊपर जा रही होगी। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ v, सॉरी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v, और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिफ्ट चलेगी vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोल्ट चलेगा vt माइनस जी टी स्क्वायर, और फिर उनके डिफरेंस को इसके इक्वेट करेंगे। ये था जमीन से, नहीं करेंगे जमीन से क्योंकि रिलेटिव मोशन हम सीख गए हैं, हमारा काम आसान हो गया है। तो देखना, मैं किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बिल्कुल देखना, एक लाइन में आंसर आएगा। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बोल्ट तो रिलीज हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आएगा भैया, 0। भाई बोल्ट में अगर लिफ्ट के अंदर अगर एक आदमी बैठा हो तो इसको क्या दिखेगा कि बोल्ट यहाँ से छत से निकला और जमीन को आके हिट कर देता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये चीज अपने को लिखनी पड़ेगी। तो लिफ्ट खुद ऊपर जा रही है 2 से, और बोल्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, तो इस ऑब्जर्वर के लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा -12, मतलब 12 नीचे की तरफ, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। और अपन जानते हैं अपन नीचे भी प्लस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरी मोशन नीचे ही हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट इस आदमी के रिस्पेक्ट में बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे 1.2, तो डिस्प्लेसमेंट इसको प्लस ही लिख लेते हैं, इक्वल टू प्लस 1.2, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो बोल्ट लिफ्ट में बैठे ऑब्जर्वर को दिखा कि बोल्ट रेस्ट से रिलीज हुआ, उसका एक्सेलरेशन था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये चीज चेंज हो गई, ये जो एक्सेलरेशन था ना, ये चीज चेंज हुई क्योंकि लिफ्ट खुद एक्सेलरेटेड, तो उसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, और एस रिलेटिव इज 1.2। मैं पूछूं बताओ कितने टाइम में हिट करेगी, तो एस रिलेटिव इक्वल टू यू तो 0 है, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, एस रिलेटिव इज 1.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 2.4 अपॉन 12 का अंडर रूट, मतलब 1/√5 सेकेंड। इतने सेकेंड के बाद वो उसको हिट कर देगी। दिस इज द टाइम आफ्टर विच बोल्ट विल हिट द रूट। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आसानी से हो सकते हैं। इसको अगर जमीन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते तो बहुत मुश्किल होता, बस ये सही सही लिखना आना चाहिए कि कब। तो ये लिखना तो बहुत आसान है, मैंने आपको क्या सिखाया है, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट सीधा लिख लेना। तुम्हें कभी भी डाउट आ रहा हो कि क्या होगा तो ये फॉर्मूला लिख लेना, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब तुमने कहा कि सर आपने नीचे प्लस माना है ऊपर माइनस माना है, बिल्कुल। जैसे रिलीज हुआ बोल्ट का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड -10, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2, कितना आ गया -12, बस हो गई कहानी। ठीक है, वैसे लिफ्ट बोल्ट वाले सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी लिखो फटाफट, कोई डाउट है? चलिए, तो ये हो गए लिफ्ट वाले सवाल, है ना। कैसे लिफ्ट में हो तो सिंपल सी बात है, लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक टर्म मिलेगी, गन फायर करने वाले क्वेश्चन होते हैं, मजल वेलोसिटी, है ना, मजल वेलोसिटी। ये बस टर्म्स है इसलिए बता दे रहा हूँ, मजल वेलोसिटी। ये कहाँ मिलेंगे, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। कई बार आपको इसके सवाल मिलेंगे कि गन से बुलेट फायर की गई। तो सबसे पहले जानते हैं कि मजल वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। गन के रिस्पेक्ट में जो बुलेट की वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। मजल एक्चुअली जो गन के आगे जो लंबी सी पाइप होती है ना, उसको बोलते हैं मजल। तो उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी।
है ना। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन में बता दूं, है ना, कि मान लो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जमीन पे एक कार थी, कार के बाहर एक इंसान ऐसे मुंडी निकाले था, उसके हाथ में एक गन थी, है ना, उसके हाथ में एक गन थी, हाथ भी यहाँ पहुंचा देते, एक गन थी, और आपको दे रखा है कि कार आगे जा रही थी कुछ 15 मीटर पर सेकंड से, और इसने एक बुलेट फायर करी, है ना। तो आपसे कहेगा कि मजल वेलोसिटी थी बुलेट की, मजल वेलोसिटी इक्वल टू मान लो 100 मीटर पर सेकंड, या आपसे कहेगा कि द पर्सन फायर्स द बुलेट विथ मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, तो आपसे पूछेगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी। तो अपन सिंपली क्या लिखेंगे, सुनना, अपन कहेंगे मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपन तो मान लेते हैं इधर की तरफ पॉजिटिव इधर की तरफ निगेटिव, है ना। तो अपन लिखेंगे मजल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, और गन की वेलोसिटी वही होगी जो आदमी की होगी, और आदमी की वेलोसिटी वही होगी जो कार की होगी, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट, ये होता है मजल वेलोसिटी का मतलब। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन ये दिया है आगे की तरफ 100, सो इट इज प्लस 100 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्चुअल में और माइनस 15, तो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आएगी, प्लस 115 मीटर पर सेकंड, मतलब 100 से ज्यादा होगी एक्चुअली में, क्योंकि कार के मूव करने के कारण उसको 15 की एक वेलोसिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मजल वेलोसिटी। तो कभी ऐसा में दिया हुआ कि एक पुलिस है या एक कोई थीफ है, वो इतनी मजल वेलोसिटी से बुलेट फायर करता है, या ही फायर्स द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू हिम विथ दिस स्पीड, तो उसका मतलब यही है कि वो उसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो अगर जमीन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो हम बता दें, जल्दी से लिखिए। इसी क्वेश्चन में कई बार दिया होता है कि चोर भी इतने से भाग रहा था, तो बताओ चोर को गोली कितने से लगेगी, तो ये बुलेट की स्पीड आ गई अपने को किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, चोर की वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, थीफ की मालूम होती तो उससे थीफ के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी बता देते। इंपॉर्टेंट था यहाँ ये पता होना चाहिए कि मजल वेलोसिटी क्या होती है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक, तो ये अपने वन डी मोशन के ऑलमोस्ट इस टाइप वाले सारे क्वेश्चंस हो गए। बाकी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, अपने पढ़ के समझना होता है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आएगा। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का, वो अपन सीखते हैं रिलेटिव मोशन इन फ्लोइंग रिवर, फ्लोइंग रिवर, किसी रिवर में या फिर किसी मूविंग मीडियम में, एक ही बात है, मूविंग मीडियम, है ना। मतलब जो चीजें हम फ्लोइंग रिवर के लिए सीखने वाले हैं ये सेम सही हो जाएगा प्लेन वाली प्रॉब्लम्स में, एरोप्लेन वाली मतलब फ्लाइट की प्रॉब्लम्स में,
एरोप्लेन की प्रॉब्लम में, एरोप्लेन की प्रॉब्लम में ये सेम चीज सही हो जाएगी एस्केलेटर्स वाली प्रॉब्लम में। एस्केलेटर जानते हो ना, वो जो सीढ़ियां होती हैं जो अपने आप चल रही होती है ना, मूव कर रहा होता है, उसकी प्रॉब्लम्स में ये सब के सब एक ही है कि एक मीडियम फ्लो हो रहा होगा और उसके अंदर हमें रिलेटिव मोशन की स्टडी करनी, रिलेटिव मोशन इन रिवर या किसी मूविंग मीडियम में। इसमें भी इसके दो पार्ट सीखेंगे, पहला 1D में और दूसरा 2D में। 1D में आपको पहले से आता है, फिर भी मैं बताऊंगा उसको रिलेटिव मोशन के तरीके से, है ना। तो इसमें 1D प्रॉब्लम्स, 1D प्रॉब्लम में आपको ध्यान हो कि अपन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस किया करते थे 7th 8th 9th 10th में, कि अप स्ट्रीम में इतना जाता है, डाउन स्ट्रीम में इतना जाता है। तो 1D में वो वाली प्रॉब्लम्स आएंगी कि हम रिवर की डायरेक्शन में जाएंगे और रिवर के ऑपोजिट जाएंगे, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम रिवर वाली सीखने से पहले मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, उसका मतलब समझना। क्वेश्चन में लिखा होता है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर मान लेते हैं, कल को बोट भी हो सकता है ना, एक ही बात है। स्विमर, बोट, फ्लोट सब एक ही चीज है। स्विमर मान लो, तो स्विमर या बोट जिसके अंदर अपना एफर्ट होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में या फिर बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। जरा सोचो ये वेलोसिटी आती कहाँ से है। जब हम नदी में तैरते हैं या जब नदी में बोट चलती है या शिप चलती है तो वेलोसिटी कहाँ से आती है। तो आदमी के अंदर तो हमारे अंदर जो मस्कुलर पावर होती है, हम उसे मसल्स को यूज करते हैं और अपने अंदर एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। मतलब जो अंदर की जो मस्कुलर है एनर्जी, उसे हम वहां पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं कि हम अपने एफर्ट से वो स्पीड ला रहे होते हैं, है ना। जो हम वर्क करके जो एनर्जी ला रहे होते हैं वो अपने इंटरनल फोर्सेस के एफर्ट से ला रहे होते हैं। बोट में क्या होता है, तो बोट के अंदर इन जनरल वो मोटर होती है लगी हुई, या फिर मान लो ऑटोमेटिक बोट है तो उनके अंदर वो जो भी मोटर है, तो उस मोटर के कारण वो आती है। या फिर हम वो उस पे वो मैनुअल बोट होती है तो हम उस पर पैडल मारते हैं। तो कहीं ना कहीं से करके हम उसके अंदर एफर्ट ला रहे होते हैं, जिसके कारण वो वेलोसिटी आ सकती है। और ये एफर्ट फिक्स होता है। जैसे मैं मान लो पानी में 10 मीटर पर सेकंड से तैर सकता हूँ, तो मतलब मेरा एफर्ट इतना है कि मैं पानी में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जनरेट कर सकता हूँ खुद की। पानी रुका हो तो पानी तो भी खुद में इतना ही जनरेट कर पाऊंगा, पानी मूव कर रहा हो तो भी मैं तो जनरेट इतना ही कर पाऊंगा, जनरेट इतना कर पाऊंगा। पानी मुझे एक्स्ट्रा देगी वो कहानी अलग है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस चीज को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, और velocity of swimmer with respect to still water, still water में स्विमर की वेलोसिटी और सब एक ही चीज है, और velocity of swimmer due to its effort, खुद के एफर्ट के कारण कितनी वेलोसिटी ला सकता है। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि स्विमर कैन स्विम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। इसका मतलब ये उन्होंने कहा है कि वो स्विमर के एफर्ट की वेलोसिटी, मतलब वो अपने एफर्ट से 10 की वेलोसिटी ला सकता है, बस ये मतलब है। तो वो जो डेटा दिया होता है वो किसका होता है, स्विमर के रिस्पेक्ट में रिवर की वेलोसिटी। क्या होता है, स्विमर के रिस्पेक्ट में रिवर की वेलोसिटी। ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा दिया होता है ना, खासकर ये लिखा होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब है ये कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है वेलोसिटी, उसके एफर्ट्स। तो पहले तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट था, है ना, कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि एक स्विमर या एक बोट स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकेंड से जाती है, इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये बात समझ में आ गई सबको। रिवर वाटर सब एक ही बात है, उसके रिस्पेक्ट में। इस बात को दिमाग में बिठा लेना है। इस पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये मैंने इसका रीजन भी बता दिया कि कहाँ से आता है, एफर्ट के कारण जनरेट होता है, इसीलिए ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। फिर एक टर्म और आती है, वो आती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इसका मतलब आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार
बताते हैं कि मान लो कोई रिवर है, वो इधर की तरफ फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो, है ना। तो अगर हम रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाते हैं, दिस डायरेक्शन, दिस इज डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन एंड दिस इज अप स्ट्रीम डायरेक्शन। क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा होता है, इसलिए पता होना चाहिए, है ना, कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब। तो डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो की डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जल्दी से स्लाइड लिखिए। और ये जो मैंने स्विमर और रिवर के लिए लिखा है, ये एयर और एरोप्लेन के लिए भी सही है, ये मूविंग एस्केलेटर के लिए भी सही है। बीस सेकेंड और दे रहा हूँ। ठीक है, अब सीखेंगे इसमें वन डी मोशन, फिर सीखेंगे इसी में टू डी मोशन। वन डी वाला सिंपल है, आपको पहले से आता है। तो पहला टॉपिक है अपना रिवर प्रॉब्लम इन वन डी, रिवर प्रॉब्लम इन वन डी में रिवर प्रॉब्लम, है ना। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के बता दे रहा हूँ कि a swimmer can swim with a speed v in still water। मतलब ये v क्या दिया है, रिवर के, रिवर वाटर या वाटर के रिस्पेक्ट में स्विमर की स्पीड। if river is flowing, if river is flowing with a speed of u, अगर रिवर u स्पीड से फ्लो हो रही है, फाइंड पहला velocity of swimmer in downstream और दूसरा velocity of swimmer in upstream, है ना। और ये दोनों वेलोसिटी अगर ऐसे पूछी जाती है तो ये पूछी जाती है जमीन के रिस्पेक्ट में, मतलब जमीन से बैठे आदमी को क्या दिखे। तो देखो, एक तो तुम्हें जो बचपन से लॉजिक सीखा है वो बिल्कुल सही है। तो बचपन से तुमने क्या सीखा है वो बता देता हूं मैं। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन को अपने को वैसे ही करना है कि रिवर जा रही है यू से, है ना, ये तो फिक्स हो गया कि रिवर जा रही है यू से। अब अगर स्विमर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो ऐसे जाएगा, और अगर स्विमर अप स्ट्रीम जा रहा है तो ऐसे जाएगा, है ना। ठीक, रिवर तो यू से जा रही है, तो आप सीधे सीधे देखते थे यहाँ नेट स्पीड क्या आती थी, दोनों ऐड हो गए, v प्लस यू। ऐसे ही सोच लो कि रिवर स्विमर को लेके जा रही है, तो v से वो खुद जा रहा है और u से रिवर ले जा रहा है, तो नेट क्या हो गया, v प्लस यू। और यहाँ पे v नेट इक्वल टू v से वापस आ रहा है और u से रिवर लेके जा रही है, तो v नेट इज इक्वल टू v माइनस यू। अगर v ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ आएगा v नेट, अगर v ज्यादा है तो, वरना u तो उधर जाएगा। नॉर्मली v ज्यादा देते हैं तो वापस आ रहा है डाउन स्ट्रीम, चूंकि आना भी तो है, तो v माइनस। ये तो अपन ने बचपन से जो लॉजिक सीख रखा है वो है कि अगर रिवर आदमी को लेके जा रही है तो v प्लस यू, रिवर आदमी के उल्टे चल रही है तो v माइनस, है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ रिलेटिव मोशन से कैसे हुआ, बिल्कुल सही है बेटा, रिलेटिव मोशन से भी, क्योंकि तुम्हें ये समझाना था मुझे कि ये क्या होता है। ये जो v दिया है ना, ये क्या है, रिवर के रिस्पेक्ट में। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर,
इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर v दिया है और आगे की तरफ है प्लस v। आदमी जो है रिवर के रिस्पेक्ट में आगे तैर रहा है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर पूछा गया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना आ गया, तो v प्लस u। ये स्विमर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कि आपको जमीन पे बैठे हो तो आपको स्विमर की वेलोसिटी क्या दिखेगी। यहाँ देखो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो स्विमर की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस v, क्योंकि उल्टा आना चाह रहा है उसके रिस्पेक्ट में, इक्वल टू स्विमर की वेलोसिटी पूछी गई है माइनस रिवर की वेलोसिटी, वो कितनी है u। तो स्विमर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये कितना आया u माइनस v। और ये देखो u माइनस v आया, इसका मतलब मैं इसको माइनस ऑफ v माइनस u लिख सकता हूँ। इसका मतलब इस तरफ v माइनस u, माइनस ऑफ v माइनस u का मतलब ऑपोजिट में v माइनस u, है ना। यहाँ से भी सही आ गया, बट आप इसको जैसे याद रखते थे वैसे ही याद रखो, आपके लिए बेटर है ना। कि अपने को अगर आदमी की वेलोसिटी दे रखी है, फ्लो करने की स्पीड पता है, तो जब उसकी डायरेक्शन में जाएगा तो वो स्पीड ऐड हो जाएगी, ऑपोजिट में जाएगा तो माइनस हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक जैसे आपको आता था। मैंने तो आपको यहाँ से प्रूफ करके बताया कि रिलेटिव के फॉर्मूले से भी वही आएगा, कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्चुअली जो हमें दिया होता है ना वी, वो ये वाली टर्म दी हुई होती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके पहले ही बता दिया। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, 1 मिनट का टाइम। अच्छा, कई बार ना रिवर के क्वेश्चंस में एक टर्म दी होती है फ्लोट, कि एक फ्लोट है ना। तो फ्लोट का क्या मतलब है, फ्लोट का मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो रिवर के साथ साथ फ्लो हो रही है। मान लो कोई ऐसा पीस है लकड़ी का, तो छोटा सा एक फ्लोट है जो पानी में रखा हुआ है। तो कोई भी चीज अगर पानी में सिंपली रख दो, वो कोई एफर्ट जनरेट नहीं कर रहा है, तो वो पानी की स्पीड से ही जा रहा होगा, पानी में तैर रहा होगा। एक्चुअली फ्लोट मतलब तैरना होता है। तो अगर वो चीज पानी में तैर रही है, सिंपल एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो क्या होगा, वो रिवर की स्पीड से ही जाएगा। तो अगर एक ऑब्जर्वर इस फ्लोट में बैठ के देखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि आदमी वी से जा रहा है। वो ऑब्जर्वर यहाँ फ्लोट में बैठ के देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, आदमी वी से पीछे जा रहा है। जमीन पे बैठे आदमी को दिखेगा कि ये v प्लस यू से आगे गया और ये v माइनस यू से पीछे गया। नदी में बैठे आदमी को दिखेगा, क्योंकि नदी में बैठा आदमी ये देखेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो नदी में बैठे आदमी को दिखेगा कि आदमी v से आगे गया और v से वापस आया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मूविंग बेल्ट पे भी होता है, सब एक ही है, मूविंग बेल्ट एस्केलेटर सब एक ही है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो विंड इधर से इधर फ्लो हो रही है, तो विंड की डायरेक्शन दे रखी है आपको, विंड जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही है और स्पीड है विंड की कुछ u, है ना। एक एयरक्राफ्ट है जो a से b जाएगा और b से a वापस आएगा, है ना। एन एयरक्राफ्ट हैज टू मूव, हैज टू गो फ्रॉम a टू b, मतलब a टू b जो हुआ वो डाउन स्ट्रीम हुआ, एंड रिटर्न टू b टू a, है ना। if speed of aircraft, if speed of aircraft in still water, sorry, in still air is v, find total time taken। तो अपने को ये बताना है कि टोटल कितना टाइम लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखना। अगर मैं जमीन से बैठ के सॉल्व करूं, है ना, ये क्या दिया है बेटा, इफ द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इन स्टिल वाटर इज v, मतलब पानी के रिस्पेक्ट में ही, सॉरी एयर के रिस्पेक्ट में ये इतनी स्पीड से जा सकता है।
तो अगर मैं जाने का टाइम और आने का टाइम निकाल के सम करूं तो ध्यान से देखना, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी डाउन स्ट्रीम प्लस टी अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम इधर से इधर डिस्टेंस कितनी जानी है, डी। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, v प्लस यू, है ना। ग्राउंड से देखेंगे स्पीड क्या होगी, v प्लस यू, प्लस वापस आने का टाइम, डिस्टेंस कितनी आनी है, d, और स्पीड क्या होगी, v माइनस यू। ऑब्वियस सी बात है v की वैल्यू u से ज्यादा होनी चाहिए तभी वापस आ सकता है, वरना वापस नहीं आ पाएगा। भाई जितनी तेज हवा चल रही है उससे तेज तो एयरक्राफ्ट को जाना ही होगा ना। तो ये रहा आंसर। तो यहाँ से d कॉमन आएगा और नीचे बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर बचेगा v माइनस यू प्लस v माइनस यू, तो ऊपर 2v बचेगा, तो 2vd अपॉन v स्क्वायर माइनस यू। अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों को सम कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बेल्ट में भी मिल सकते हैं। एक बेल्ट है जो मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, एक आदमी को यहाँ से भाग के वहां जाना है बेल्ट पे और वापस आना है, तो बताओ उससे कितना टाइम लगेगा। वो भी सेम क्वेश्चन है, लिखिए फटाफट। ठीक, 10 सेकेंड और है, कोई लिख रहा हो तो लिख लो, आगे चलता हूं। अब आते हैं अपन रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D पे। ये 1D वाला फिनिश हो गया कि 1D अगर कहीं मोशन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग। उल्टा क्यों हो रहा है, और मैं यही प्रूव कर रहा था कि उल्टा नहीं हो रहा है, इसलिए ये सारे फॉर्मूले में इस फॉर्मूले से भी लेके आया। मैं चाहता तो सीधा लिख देता कि तुम 9th क्लास में जानते हो कि रिवर उसको लेके जाएगी तो v प्लस यू, रिवर उल्टे लेके जाएगी तो v माइनस यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने उसको रिलेटिव के बेसिक फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन की, इसलिए तुम्हें दिक्कत आई। सर ये बेसिक से एक्सप्लेन होकर उल्टा हो गया, उल्टा नहीं हुआ है, वो सही है। ठीक है, इस चीज को समझिए, इसलिए मैंने उस स्लाइड पे टाइम ज्यादा दिया था। अगला है अपना रिलेटिव में रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। रिवर बोट कह लो, रिवर स्विमर कह लो, एक ही बात है। रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D, 2D में जाएंगे, यहां भी मतलब वही होगा कि अगर आपके पास लिखा होगा कि स्विमर की स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में इतनी हो सकती है, इसका मतलब स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में इतने से तैर सकता है। ये चीज दिमाग में बिठा लो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया होता है, इसका मतलब वो रिवर के रिस्पेक्ट में या मीडियम के रिस्पेक्ट में होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, याद करना है तो उसको याद करो, है ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 2D प्रॉब्लम्स में क्या होगी सुनो। 2D प्रॉब्लम होगी कि बेटा हम रिवर को ना फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगे। मैं रिवर प्रॉब्लम करा रहा हूँ, ऐसा ही विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम भी होगा कि हवाई जहाज को हवा के परपेंडिकुलर ले जाए। ठीक है, मैं दो बेसिक केसेस ले रहा हूँ, फिर और केसेस एक आध लेके बता दूंगा। क्या होता है ना, रिवर इस तरफ फ्लो हो रही होती है, u इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, u वो स्पीड है जिससे रिवर फ्लो हो रही है, और v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ बोट लिख लो या स्विमर लिख लो, एक ही बात है, बोट स्विमर सब एक ही चलेगा। ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब इसी को क्या क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मान लो बेटा मुझे ना रिवर को फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करना है, क्रॉसिंग रिवर परपेंडिकुलर टू फ्लो, फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस करना है, मतलब 1 से 2 साइड जाना है। अभी तक अपन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जा रहे थे और अब अपने को रिवर के परपेंडिकुलर जाना है। तो मानो कि मैं यहां से सीधा ही तैरता हूं इस तरफ, मैं अपनी वेलोसिटी सीधा रखता हूं, जो स्विमर है वो अपना एफर्ट v से सीधे में लेके जाता है, सीधा ये सामने की तरफ तैरना स्टार्ट करता है। तो क्या ये सामने पहुंचेगा, ये a से b, क्या ये a से b पहुंचेगा, आंसर है नहीं।
अगर ये सामने की तरफ अपने तैरने की टेंडेंसी रखता है रिवर क्रॉस करने के लिए, तो ये कभी सामने की तरफ नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इसने तो तैरना चाहा सामने, कितने स्पीड से? u, और रिवर ले गई इधर, सॉरी ये v से तैरना चाह रहा था और रिवर ले गई इधर, तो ये नेट ना इधर जाएगा, तो इसको पहुंचना था b पे, पहुंचेगा ये b डैश पे, है ना। दिस इज नेट वेलोसिटी। और ये नेट क्या है? v net is velocity of swimmer with respect to ground। जमीन पे बैठ के देखेंगे हम तो हमें स्विमर दिखेगा इधर की तरफ जाता हुआ। क्यों? क्योंकि स्विमर खुद तैर रहा था। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। फॉर्मूला यहाँ भी वही है, velocity of swimmer with respect to river equal to velocity of swimmer minus velocity of river। मतलब इस वेलोसिटी में से अगर इसको माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल से आपको क्या दिख रहा होगा? ट्रायंगल से आपको ट्रायंगल लॉ से दिखेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस u इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी। ये दिखेगा आपको इस ट्रायंगल से, तो यहाँ से आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू नेट वेलोसिटी माइनस u, है ना। और ये नेट वेलोसिटी क्या है? स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी। तो यहां से भी ये लॉजिकली सही है, जो अपना रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला है ना, वो हमेशा ही सही बैठता है ना। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से दिख रहा है। इसको भी आप वैसे ही सोच सकते हो कि स्विमर आगे वो सामने जाना चाह रहा था अपने एफर्ट से, रिवर इसको यू से इधर ले गई, तो ये नेट कहीं यहाँ नहीं यहाँ पहुंचेगा, मतलब बी पे पहुंचना चाहता था और बी डैश पे पहुंचेगा। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। जितना ड्रिफ्ट हो गया वो अपने एक्चुअल रास्ते से, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, है ना। इसमें मान लो मैं चाहता हूं कि नहीं भाई, स्विमर तो यहीं पहुंचाएंगे हम, मैं ये चाहता हूं कि नहीं नहीं, स्विमर को तो बी पे ही जाना है, फिक्स है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलरली, तो आप कहोगे ठीक है पहुंचा देंगे। तो आप सोच के देखो, मैं कहूंगा कि इसको कहीं इधर तैरना पड़ेगा, ये इधर तैरेगा v स्पीड से, रिवर इसको इधर ले जाएगी u से, ये v से इधर तैरेगा, रिवर इधर ले जाएगी, और नेट ये कुछ आगे बनेगा। दिस इज नेट स्पीड। ये नेट जो लिख रहा हूं ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये नेट वेलोसिटी जैसे इधर पहुंची तो स्विमर यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होती है। इसके अलावा एक आध और होती है जो अपन नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। अभी अपन बस इन दोनों को हल्का से डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये 2D मोशन है, हमने सीखा है 2D मोशन को हम हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कौन कौन सी है सुनना। पैरेलल टू फ्लो एंड परपेंडिकुलर टू फ्लो के पैरेलल और फ्लो के परपेंडिकुलर, ये दोनों मोशन, फ्लो के पैरेलल और फ्लो के परपेंडिकुलर मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। ये दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, ये पक्की बात है। इनका आपस में कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप मान लो इस तरफ एक्स एक्सिस है, मानने का तो मान लो, इस तरफ वाई एक्सिस है, 90 डिग्री पे है, तो ये मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, है ना। अच्छा, मैं एक चीज बोलता हूँ कि रिवर को क्रॉस करने के लिए, मतलब यहां से यहां, ये मान लो रिवर की विड्थ है, W इज द विड्थ ऑफ रिवर, है ना। रिवर को क्रॉस करने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज v परपेंडिकुलर, मतलब रिवर की वेलोसिटी के फ्लो के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये रिवर के परपेंडिकुलर है। और ड्रिफ्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है ना। ड्रिफ्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, भाई ये वाली वेलोसिटी कभी इधर नहीं ले जा सकती, अगर समझो तो ये वाली वेलोसिटी कभी इधर नहीं ले जा सकती, और ये वाली वेलोसिटी u वाली कभी क्रॉस नहीं करवा सकती।
तो इसके लिए दो अलग अलग केसेस हैं। तो इनको दो केसेस कौन कौन से बनते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम टाइम में क्रॉस करने वाला केस। मिनिमम टाइम, इसमें स्विमर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है और इसमें वो मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करता है। मिनिमम डिस्टेंस तो साफ साफ दिख ही रहा है कि अगर स्विमर सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाए तो रिवर को क्रॉस करने की डिस्टेंस मिनिमम होगी। इसमें टाइम मिनिमम कैसे है, ये पहले मैं लॉजिकली बताता हूँ, फिर मैथमेटिकली बता दूंगा। लॉजिकली समझाऊंगा, सुनना। रिवर की जो फ्लो की वेलोसिटी है वो तो हमेशा इधर की तरफ ही होगी, पक्की बात है कि रिवर हमेशा इधर की तरफ ही फ्लो होगी, है ना। तो इसका मतलब रिवर की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आदमी को क्रॉस नहीं करवा सकता। ये सब लोग मानते हो क्या कि रिवर की वेलोसिटी हमेशा फ्लो के डायरेक्शन में है, तो रिवर की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आदमी को रिवर क्रॉस नहीं करवा सकता। बोलो भाई, हाँ या ना, यस और नो, लिख के बताओ चैट बॉक्स में। रिवर की वेलोसिटी फ्लो की डायरेक्शन में है, तो रिवर की वेलोसिटी का कोई कभी भी उसको क्रॉस नहीं करवा सकता। बिल्कुल समझ गए बात। तो क्रॉस करवाने के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज हो रही है, स्विमर की वेलोसिटी। क्रॉस करवाने के लिए क्या यूज हो रहा है, स्विमर वाली वेलोसिटी। तो बेटा क्रॉस करने की स्पीड की विड्थ कितनी है, डब्ल्यू। भाई कितनी विड्थ को क्रॉस करना है, डब्ल्यू। ये रही क्रॉस करने वाली विड्थ। तो इस विड्थ को क्रॉस करने का भाई इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं आना, तो इसको क्रॉस करने का टाइम मिनिमम तभी होगा जब ये जो v है ना, ये पूरा का पूरा इधर ही होगा। मतलब आदमी अपना पूरा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में ही देगा, तो क्रॉस करने का टाइम मिनिमम होगा। टाइम का आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन वी। क्योंकि मान लो आदमी इधर तैरा, तो इधर की तरफ वाले केस में जो रिवर को क्रॉस करने में आदमी की वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज, इसीलिए मैंने कहा कि ये वेलोसिटी मिनिमम होती है। ठीक, तो मैं वापस एक बार बेसिक सा डायग्राम बना रहा हूँ कि मिनिमम टाइम वाले केस में क्या हुआ। मिनिमम टाइम में तो बेटा सिंपल सा है कि आदमी को अपनी वेलोसिटी कहाँ रखनी है, सामने, और रिवर कहाँ लेके जा रही है, इधर। तो आदमी नेट पहुंचा यहाँ के बदले यहाँ, दिस इज नेट वेलोसिटी, है ना। ये b है तो ये b डैश है। अब देखो मैं इसको फटाफट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व कर देता हूँ ना। मान लो इसकी विड्थ w है, तो मैं पूछूं कितने टाइम में आदमी क्रॉस करेगा, टाइम टू क्रॉस इक्वल टू w परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये रहा आंसर। भाई इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना, w, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी, v, तो टाइम कितना लगा क्रॉस करने में, w अपॉन v। मैं पूछूं भैया ये ड्रिफ्ट कितना होगा, x मान लेते हैं, x इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, ड्रिफ्ट कहाँ है, पैरेलल टू फ्लो। ड्रिफ्ट कहाँ है, पैरेलल टू फ्लो। तो पैरेलल वाली वेलोसिटी कितनी है, u, और जितने टाइम में क्रॉस करेगा उतने ही टाइम में ड्रिफ्ट करेगा, इंटू डब्ल्यू बाई वी। ये आ गया u इंटू डब्ल्यू बाई, u इंटू डब्ल्यू बाई वी। तो आदमी अगर सीधा तैरेगा और रिवर इस तरफ लेके जाएगी तो मिनिमम टाइम वाले में ये रहा ड्रिफ्ट, इतना ड्रिफ्ट होगा, है ना। और इतना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। ये अपना सिंपल मिनिमम टाइम वाला केस है। मैं पूछूं बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखो ये टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। क्या आएगा, टेन थीटा यहाँ से इस ट्रायंगल से u बाय वी। आप ये भी निकाल सकते हो स्विमर नेट कितने एंगल पे जा रहा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, टेन थीटा इज इक्वल टू u बाई वी। तो आपको अगर विड्थ पता हो तो आप ड्रिफ्ट सीधा भी निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी इज इक्वल टू एक्स बाई डब्ल्यू। तो एक्स का आंसर क्या आ गया, डब्ल्यू यू बाई वी। ये रहा आंसर, एक ही बात, कहीं से भी सॉल्व करो, है ना। तो आदमी नेट यहाँ से चलता हुआ स्विम करता हुआ इधर पहुंच जाएगा, ड्रिफ्ट होगा। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। मिनिमम डिस्टेंस वाला केस अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, उसमें कुछ और केसेस बनते हैं। ये अपना मिनिमम टाइम वाला केस है, और इस केस में टाइम मिनिमम क्यों हुआ, क्योंकि आदमी ने अपना पूरा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में ही दिया। तो इस चीज को समझिए
कि यू का कोई कंपोनेंट इसको क्रॉस नहीं करवा सकता, तो क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी। तो क्रॉस करने का टाइम मिनिमम कब होगा, जब पूरा का पूरा वी क्रॉस करने में ही यूज होगा, तो मतलब इधर की तरफ जाएगा। भले ही यहाँ पहुंच गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, लेकिन ये मिनिमम टाइम में यहाँ इस तरफ से उस तरफ पहुंच गया। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आप फटाफट लिखिए और कोई डाउट हो तो